हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आर्ट एंड कल्चर का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिंगाली वेंकैया जी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी हाल ही में तिरंगा उत्सव ऑर्गेनाइज किया पिंगाली वेंकैया जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 146 बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 2 अगस्त को होती है। ये फ्रीडम फाइटर थे और इन्हें याद किया जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था और गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म 1876 में हुआ था। उस समय भाटला पेन्नुमारू मद्रास प्रेसिडेंसी में एक लोकेशन थी ब्रिटिश इंडिया में, वहां पे। वर्तमान की लोकेशन मछलीपट्टनम की है, आंध्र प्रदेश में। इन्हें पट्टी वेंकैया के नाम से भी पुकारा जाता था क्योंकि इनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी कंबोडिया कॉटन में। पट्टी का मतलब कॉटन ही होता है। कॉटन की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस थी मछलीपट्टनम के रीजन में। वो एक पोर्ट सिटी थी, वहां पे कलमकारी, हैंडलूम, वीविंग की जाती थी। कलमकारी पेंटिंग की जाती है कपड़ों पे एक स्पेसिफिक टाइप की, तो इससे उनकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेशनल फ्लैग को डिजाइन करने में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इन्होंने नेशनल फ्लैग के कई सारे डिजाइन बनाए। फाइनली इनका एक डिजाइन 1921 में महात्मा गांधी जी ने अप्रूव किया और इसे कांग्रेस की विजयवाड़ा की मीटिंग में अप्रूवल दिलवाया गया। इस वर्जन में था क्या कि 2 पट्टियां लाल थी और एक हरी थी। 2 जो लाल पट्टियां थी उनमें एक हिंदू और एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। बीच में चरखा भी लगाया गया था जो कि स्वराज को रिप्रेजेंट करता था। बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसमें एक सफेद पट्टी होनी चाहिए जो कि पीस को रिप्रेजेंट करे। 1931 में जब कंसर्न रेज किया गया कि आखिर फ्लैग में 2 पट्टियां 2 रिलीजन को क्यों पोर्ट्रे करें, तो फ्लैग कमेटी को बनाया गया। फ्लैग कमेटी ने जो लाल रंग था उसे सैफरन से रिप्लेस कर दिया और जो सैफरन कलर था उसे सबसे ऊपर रख दिया गया, जिसके बाद बीच में व्हाइट कलर और सबसे लास्ट में ग्रीन कलर को रखा गया। जो चरखा था उसे व्हाइट बैंड पर बीच में रखा गया, मतलब बीच में अभी भी चरखा था। जो कलर थे वो अब किसी कम्युनिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को पोर्ट्रे करते थे, जैसे कि सैफरन करेज और सैक्रिफाइस को दिखाता है। यहां पर जो व्हाइट कलर है वो ट्रुथ और पीस को पोर्ट्रे करता है। ग्रीन कलर फेथ और स्ट्रेंथ को बताता है। जो चरखा है वो लोगों के वेलफेयर को इंडिकेट करता है। जब देश आजाद हो गया तो नेशनल फ्लैग कमेटी को स्टैब्लिश किया गया प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी की लीडरशिप में। उन्होंने ये कहा कि चरखे की जगह पे अशोक चक्र को लगाया जाना चाहिए और अभी आज हमारे वर्तमान का जो फ्लैग है उसमें बीच में आपको अशोक चक्र मिलता है व्हाइट स्ट्रिप पे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। 8 अगस्त 2022 को इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट के 80 साल कंप्लीट किए, जिसे पॉपुलरली अगस्त क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसी दिन नारा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़ दें, और इसे अप्रूव किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन रहा मुंबई में, वहां पर गांधी जी का बहुत ही पॉपुलर स्लोगन रहा इन बिटवीन, दैट वाज डू और डाई, करो या मरो, मतलब आप फाइनल स्टैंड पर आप आ चुके हो। इसका फंडामेंटल रीजन ये था क्योंकि जापान बहुत तेजी से एडवांस कर रहा था, वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक आ चुके थे और उसके बाद वो इंडिया में एंटर करते जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और उनकी दुश्मनी ब्रिटिशर्स से थी। जापान के जो लोग थे या उनकी जो उस समय पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था उसे बहुत ज्यादा बारबेरियन माना जा रहा था एट दैट टाइम। अगर वो इंडिया में एंटर करते तो बहुत सारा डिवास्टेशन होता, और उनके इंडिया में एंटर करने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो अगर हम उनके अटैक से बचना चाहते हैं तो हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना था। एंड दैट इज द रीजन कि महात्मा गांधी जी ने स्लोगन ड्रॉ किया, डू और डाई, और एक स्पीच को डिलीवर किया ग्वालियर टैंक मैदान जो है, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां पर। अरुणा आसफ अली एक बहुत ही पॉपुलर फ्रीडम फाइटर रही एट दैट टाइम, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मुंबई में नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग को फहराया। उस समय जो एक स्लोगन आया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इसे क्वाइन किया गया था यूसुफ मेहरअली जी के द्वारा। ये एक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे और मुंबई के मेयर भी थे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1928 में साइमन गो बैक इसका नारा भी रेस किया था। मतलब स्लोगन्स देने में बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे यूसुफ मेहरअली जी। इस मूवमेंट के आने का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन इसके पहले आया था और वो फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में उन्होंने कहा कि वो इंडियन को एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके देंगे, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम देने से मना कर दिया। रादर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रिटेन का एक डोमिनियन बन जाएगा, सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने जबरदस्ती इंडियंस का पार्टिसिपेशन करवाया। इंडियंस इस बात को लेकर बहुत नाराज थे। वॉर चल रहा था तो भारत में एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो रही थी क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज को वॉर में ट्रांसफर किया जा रहा था। इकोनॉमी शैटर हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से,
जिसमें हमारा कुछ खास लेना देना था भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें शामिल थे। इसीलिए इंडिया में लोग बहुत नाराज थे और ये क्विट इंडिया मूवमेंट इवॉल्व होता है। इस मूवमेंट की मांग थी कि इमीडिएट इफेक्ट से इंडियंस को आज़ाद कर दिया जाए। अगर वो चाहते हैं कि इंडियंस वर्ल्ड वॉर 2 में उनको मदद दें, कोऑपरेट करें उनके साथ फासिज्म के अगेंस्ट में, तो और तत्काल प्रभाव से यहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए, काइंड ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट, और उसे ही ब्रिटिशर्स सत्ता सौंप कर यहां से चले जाएं, मतलब या पावर ट्रांसफर कर दें। ठीक है। एक प्रश्न आया है, देखिए यहां पर प्रश्न यह है कि 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री में किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब आपको समझ में आ गया होगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा एट दिस डे। अगला आर्टिकल बात करता है अरविंदो घोष के बारे में। अरविंदो घोष की इस बार 150वीं सालगिरह है, ये भी 15 अगस्त को ही पैदा हुए थे। अरविंदो घोष का एक बड़ा रोल रहा स्पिरिचुअल मूवमेंट में भी और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी। अरविंदो घोष के बारे में अगर कहा जाए तो श्री अरविंद जिन्हें कहा जाता है श्री अरविंदो या योगी अरविंदो, ये इनिशियल फेज में एक रेवोल्यूशनरी थे, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जब चला था तो इनके खिलाफ चला था, उनमें नामजद थे ट्रीजन के लिए, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी धारा बदली और बाद में ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए थे। तो उन्होंने फिर आगे जाकर जब ये पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गए, जिसे हम पुदुचेरी अब कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने इंटीग्रल योगा, एक बुक है लाइफ डिवाइन जो उन्होंने इंटीग्रल योगा के ऊपर लिखी है, लाइफ डिवाइन। सावित्री एक इनका पोएम का कलेक्शन भी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं शुरुआती दिनों में, उसका नाम था वंदे मातरम। और एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे ये पूर्ण स्वराज के। जिस पीरियड ऑफ टाइम में कांग्रेस बातें कर रही थी कि हमें थोड़े से रिबेट्स मिल जाए, थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए, उस समय में ये बात करते थे हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज़ द ओनली वे फॉर इंडिया। और इसलिए कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की डिमांड से पहले ही सबसे पहले कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी डिमांड की थी, वो थे अरविंदो घोष। तो जब वो इंग्लैंड से आए थे तो उस समय स्टेट सर्विस ऑफिसर बने थे 1893 में। उसके बाद बड़ौदा के कॉलेज के प्रोफेसर बने और उसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी ज्वाइन करी, जैसे मैंने बताया, अनुशीलन समिति, फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वन के खिलाफ। बाद में इन्होंने उसी टाइम में इन्होंने जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है वो लॉन्च किया और एक बड़ा रोल निभाया था जो उस समय में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर इन्होंने, और पूर्ण स्वराज की डिमांड शुरू से की। बाद में रिटायर हो गए थे, पुदुचेरी शिफ्ट हो गए, वहाँ इन्होंने योगा और सिंथेसिस ऑफ योगा जैसी इंपॉर्टेंट किताबों पे काम किया और एक फिलोसॉफिकल मैगजीन आर्य पर भी काम करने शुरू किया था। इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। तो ये था अरविंदो घोष। अगला आर्टिकल बात करता है नवरोज़ फेस्टिवल के बारे में। नवरोज़ फेस्टिवल इंडिया में 16 अगस्त को मनाया गया और दुनिया भर में हालांकि मार्च में ही मना दिया जाता। क्यों ऐसा होता है? देखिए, असल में नवरोज़ एक पर्शियन न्यू ईयर है। पहले आज जो ईरान है वो पहले पर्शिया कहलाता था और इंडिया में बहुत से पर्शियन लोग आए थे इंडिया में, जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं पारसीज, जिनको इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी का टैग भी मिला हुआ है। जब इस्लाम स्थापित हुआ ईरान में तो कई लोग वहाँ से ईरान से इंडिया की तरफ आए। जो गुजरात के कोस्ट पे जो आए उनका नाम वो पारसी कहलाते हैं इसलिए, और क्योंकि ईरान को क्या कहते थे हम, पर्शिया कहते थे गुजराती में भी नॉर्मली भी, तो वो उनको पारसी न्यू ईयर है ये नवरोज़। और इंडिया में ये लेट इसलिए आता है कि इंडिया में जो कैलेंडर फॉलो होता है वो दूसरा है। इंडिया में पारसी जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो होता है शहनशाही कैलेंडर, शहनशाही कैलेंडर। और दुनिया भर में जो बोला ना मैंने आपको मार्च में मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो ईरानियन न्यू ईयर मान के उसको चलते हैं। तो इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है वो दूसरा एक कैलेंडर फॉलो करती है, इसलिए उनके हिसाब से न्यू ईयर अगस्त में शुरू होता है, इसलिए इंडिया में नवरोज़ अगस्त में मनाया जाता है। और जो किंग जमशेद हैं इन्होंने क्रिएट किया था शहनशाही कैलेंडर जो इंडिया में फॉलो होता है। नवरोज़ इज़ अ लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। तो इंटेंजिबल लेगेसी है इंडिया की नवरोज़। और क्यों इंडिया में अलग टाइम पे मनाया जाता है दुनिया के मुकाबले, ईरानी न्यू ईयर है और पर्शियन न्यू ईयर में क्या फ़र्क होता है ये हमने समझ लिया। अब क्या कहानी थी, जैसे मैंने बोला कि लोग पारसी लोग इंडिया माइग्रेट कर गए, कब हुआ था? क्योंकि वो पहले जो रिलीजन फॉलो करते थे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ज़ोरेस्ट्रियनिज्म, जो एक मोनोथीस्टिक फेथ थी जो 3500 साल पहले ईरान में प्रोफेट ज़रस्तुरा ने शुरू करी थी। तो ये पहले ऑफिशियल रिलीजन पर्सिया का यही हुआ करता था। बाद में इस्लाम की जब वहाँ शुरुआत हुई तो उसके बाद रिलीजन बदला, ईरान के लोगों का भी और ईरान का भी, और कई सारी कम्युनिटी जो प्रोसिक्यूट हो रही थी वहाँ पर वो फिर इंडिया आई, जिनको इंडिया में शरण दी गई और वो पारसी कहलाते हैं। और अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 2.6 मिलियन है ज़ोरेस्ट्रियंस का अक्रॉस द वर्ल्ड। और अभी जैसे मैंने बताया इंडिया में माइनॉरिटीज़ के नाम से नोटिफाइड है। इसके अलावा कुछ और नए साल मनाए जाते हैं जो थोड़े से प्रोमिनेंट कम है, नाम शायद आप उनका भूल जाएं, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये वैदिक न्यू ईयर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो होता है उसे कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आपको गुड़ी पड़वा के बारे में पता होगा, युगाड़ी के बारे में पता होगा, न्यूज़ में रहती है। नवरेह जो है वो
कश्मीरी न्यू ईयर है, चेटी चांद जो है वो सिंधियों का न्यू ईयर है, लुसोंग जो है वो सिक्किमीज न्यू ईयर है, और सजिबो चेरियोबा जो है वो मीती कम्युनिटी जो मणिपुर की है वो मनाती है, वो उनका न्यू ईयर कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सजिबो चेरोबा और 4 नाम दे दिए जाए कुछ नेशनल पार्क्स के, कुछ किसी और चीज़ के, पूछा जाए इनमें से क्या न्यू ईयर को डिक्टेट करता है, क्या न्यू ईयर को दिखाता है, तो आपको पता होना चाहिए सजिबो चेरियोबा जो है वो एक न्यू ईयर का दिन है, जिस दिन न्यू ईयर स्टार्ट होता है इन मेती कम्युनिटी जो मणिपुर की है। लुसोंग क्या होता है, चेती चांद क्या होता है। चेती चांद तो फिर भी आप कैच कर लेंगे कि शायद लूनर से रिलेटेड कुछ होगा। तो कुछ ऐसे नाम जो आप ना पकड़ पाएँ, न्यूज़ में नहीं कवर होते हैं, जैसे सजीबो चेरोबा हो गया, लुसोंग हो गया, या फिर नवरोज़ और नवरेह में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जो आई थिंक हो गई होंगी। अगला आर्टिकल बात करता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की। अब देखिए, आप सबको पता है पेटेंट मिलता है जब कुछ नया बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया ईजाद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हम कोई चीज़ सोचते हैं हमने डिस्कवर की, पहले से ही थी दुनिया में, आपको बाद में पता लगे यार ये तो पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडिया की कई ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कई ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है, इंडियंस को हालांकि पता है। दुनिया वाले, अमेरिका वाले बनाएंगे कंपनियां, उस पर पेटेंट फाइल कर देंगी और कहेंगे हमने बनाया है, जबकि हज़ारों साल से इंडिया में लोग वो फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हल्दी के ऊपर पेटेंट ले रहे थे कुछ लोग, तो अगर आप कोई आपको कहे कि हल्दी दूध का मिला के एक दवाई बना ली उन्होंने, और वो कहेंगे ये हमारा नया एक इम्यूनिटी बूस्टर एक दवाई है हमारी, तो भाई ये कैसे हो सकता है? इंडिया में तो लोग हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं, पर उन्होंने अमेरिका में पेटेंट ले लिया उसका। तो उसी के लिए इंडिया ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर वो सभी चीज़ डेटाबेस था, जिसके अंदर वो डेटा उपलब्ध था, जहां इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, चाहे आयुर्वेदा का हो, यूनानी का हो, उसके बारे में डिटेल थी, ताकि इनके खिलाफ पेटेंट फाइल ना किया जा सके, जो चीज़ें इंडिया के ऑलरेडी नॉलेज बेस में है, क्योंकि वो पहले से चली आ रही हैं। और ये स्टैब्लिश किया गया था 2001 में CSIR के द्वारा। CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया की एक लीडिंग बॉडी है ये। और अब जो है पहली बार ये डेटाबेस, नॉर्मली जो डेटाबेस बनाया गया था, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी थी, आप सोचोगे कि कोई भी जाके वेबसाइट जाके खोल लेगा, ऐसा नहीं था। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी थी, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई पेटेंट फाइल ना कर सके। तो जो पेटेंट डेटाबेसेस थे उनके लिए ओपन था, आम यूजर्स के लिए नहीं। अब आप भी चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, आपको बस एक फीस देनी पड़ेगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जहां डिजिटली हमने अपना जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था उसकी चीज़ों को रखा था, ताकि अगर कोई पेटेंट ऑफिस वाला कहीं पेटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो देखेगा यार ये तो इंडिया में पहले से चल रहा है। नहीं तो होगा क्या, हम पेटेंट के खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, ये क्या कि हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उतनी लिटिगेशन होगी, उतना उसको केस और उसके खिलाफ फाइलिंग होगी। इन सब से बचने के लिए डिजिटाइज फॉर्म में क्रिएट किया गया था, जिनको 5 भाषाओं में, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश में प्रोवाइड किया गया था, ताकि जो बाहर के देशों के ऑफिसेस हैं वो भी देख पाएं, अच्छा पेटेंट एग्जामिनर जो होते हैं कि अच्छा ये पेटेंट देने से पहले ये चीज़ तो पहले ही इंडिया में फॉलो हो रही है। ये था TKDL डेटाबेस, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। लेकिन ये जैसे मैंने पहले बोला, लाइब्रेरी सबके लिए उपलब्ध नहीं थी, केवल 14 पेटेंट ऑफिसर्स के लिए ही वर्ल्ड वाइड उपलब्ध थी, जो इस पर सर्च और एग्जामिनेशन कर सकते थे। अब पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल मिला है, जिसके थ्रू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो उपभोक्ता है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बड़ा रोल निभा सकती है कि आप सिक्योर रहेंगे। और अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पता लगा कि ये क्या पद्धति पे काम करती है, वो प्रोसीजर आपको मालूम लगा, तो उस प्रोसीजर को पढ़ के आप कुछ और डेवलप कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ का डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए तो वो एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल और इनोवेशन या और नॉलेज को ग्रो करने में कर सकते हैं। ये फायदा हो सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का, जब इसे यूजर्स के लिए खोला गया उसका फायदा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किसने इसको एस्टेब्लिश किया, कब किया, क्या ये सबके लिए ओपन था, क्या इसका यूटिलिटी है, क्या ये पेटेंट फाइल खुद से करते हैं या उसके रोकने के लिए, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आ जाती हैं। अगला आर्टिकल बात करता है वीर दुर्गादास राठौड़ की। हाल ही में इनकी एक मूर्ति का शिलान्यास किया था डिफेंस मिनिस्टर ने जोधपुर में। तो कहाँ के थे पहले ये, तो जोधपुर के थे। और जो मारवाड़ का रीजन था, वहाँ के सबसे फेमस ये जनरल थे, राजपूत जनरल, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और एक फेमस वॉरियर है। तो अगर आपको पूछा जाए वीर दुर्गादास कहाँ को बिलोंग करते हैं, तो मारवाड़ रीजन के हैं, जोधपुर में थे ये। और जब राजपूत वॉर हुई थी और जो रिबेलियन हुआ था, राजपूत रिबेलियन, उसमें बड़ा रोल इन्होंने निभाया था। राजा जयसिंह II के अंदर और उनके साथ एक तरह से उन्होंने काम किया था रिवोल्ट में। तो ये है वीर दुर्गादास राठौड़, कहाँ से, तो जोधपुर से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हायाबुसा 2 प्रोब के बारे में। हायाबुसा क्या है? हायाबुसा असल में एक फेमस मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही है। हायाबुसा असल में एक लॉन्चर था, एक प्रोब था जो एक एस्ट्रॉइड पे गया था। याद रखिए, हायाबुसा एक क्या था, हायाबुसा मिशन के अंतर्गत ये एक प्रोब था जो भेजा गया था एस्ट्रॉइड के ऊपर। एस्ट्रोब का नाम था र्यूग्यू। वहां से ये लगभग 5.5 ग्राम रॉक और डस्ट लाया उठा के,
जिसको स्टडी किया जाएगा। तो 6 साल की इसकी यात्रा रही और 2018 में स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड पे पहुंचा, वहां रोवर इसने लैंड कराए और वहां से डस्ट लेके आए है। तो इस मिशन से होगा क्या, हमें पता लगा कि क्रेटर किस तरह, इन्होंने कैसे वो एक एस्टेरॉयड काम करता है, किस तरह जो उसका प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल क्रेटर क्रिएट किया। क्रेटर मतलब होता है गड्ढा करना, चांद पे बहुत से क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, तो एक गड्ढा क्रिएट किया, उससे फिर इसको यूज किया और जो डस्ट निकली उसको लेके ये इंडिया आ गए। और कहाँ लैंड हुए, तो सदर्न ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स में 2020 में लैंड हुआ था। इससे पता लगा है कि वाटर और ऑर्गेनिक मेटेरियल जो है वो वहां पर हमारे प्लेनेट के आउटर एजेस से शायद लाया गया था। सोलर सिस्टम के बाहर से जो वो जीवन के कण है शायद वो हमारे केंद्र में लाया गया ऐसे किसी बॉडीज के द्वारा। ये ऑब्जर्वेशन है, हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए हायाबुसा 2 क्या है और रिग्यू जो हमारा एस्टेरॉयड है वो मिशन के बारे में। एस्टेरॉयड क्या होता है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में ये। और इनकी खास बात ये कि ऐसे 10,000 एस्टेरॉयड हैं और कुछ जो उनमें से पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड होते हैं जो धरती पे आकर टकराने की आशंका रखते हैं, उन्हें हम पोटेंशियली हजार्डस ये कहते हैं क्या, एस्टेरॉयड्स, राइट। फिर फीफा भी न्यूज़ में है क्योंकि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की मान्यता को रद्द कर दिया है क्योंकि इनका कहना है कि इस पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो फीफा कब बनी, 1904 में, सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके 211 मेंबर्स हैं, यानी इतने देश आपके फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बॉडी है ज्यूरिख बेस्ड, इसके अंदर 6 रीजनल ऑफिस हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ओशियाना और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जैसे कई सारे एसोसिएशन इसके अंदर कार्य करते हैं। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये 1937 में फॉर्म हुई थी और ये इंडिया में फुटबॉल एसोसिएशन को सब कुछ को मैनेज करती है और अब इसको बैन किया गया है। यहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये थी कि भाई कैसे कैसे कब क्या फॉर्म हुआ और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से इसे रोका गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉर्ड कर्जन के बारे में है। तो अंकल कर्जन के बारे में बात करते हैं। बर्धमान म्युनिसिपैलिटी जो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने भी हाल ही में डिसाइड किया है कि लैंडमार्क जो कर्जन गेट है उस म्युनिसिपैलिटी में, उसके बिल्कुल सामने वहां के महाराजा और उनकी जो रानी थी उनका स्टैचू बनाया जाएगा। एक्चुअली में लॉर्ड कर्जन जब बर्धमान म्युनिसिपैलिटी के एरिया में विजिट करता है तो उस समय के जो वहां के महाराजा थे उन्होंने कर्जन के वेलकम में वहां पर एक गेट बनवाया और उस गेट को ही कर्जन गेट कहा गया। लेकिन कर्जन उसके बाद बहुत ज्यादा इनफेमस हो गया। अभी बात यह चल रही है कि उन महाराजा की और उनकी क्वीन की मूर्ति उसके सामने लगा दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर का जो व्यू है वो कमजोर हो जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, दैट्स वाई इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। खैर, हम बात करते हैं अंकल कर्जन के बारे में। ये 1859 में बॉर्न हुए, जॉर्ज नेथानियल कर्जन पूरा नाम था इनका। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे। ब्रिटेन में 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव्स एंड लिबर पार्टी। कंजर्वेटिव्स हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहे, उसकी आजादी या उसके फेवर को अगेंस्ट करते रहे, अपोज करते रहे, जबकि लेबर पार्टी का हमेशा से नरम रवैया रहा है इंडिया को लेकर। ये एक एजुकेटेड एलीट था जो एटॉन और ऑक्सफोर्ड जैसे बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ था। ये 1899 से 1905 के बीच में इंडिया का वायसराय बनकर आता है। भारत में शायद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाने वाले वायसरायज में से एक है ये कर्जन। जब ये शुरू में आया तो इसकी कुछ चीजें लोगों को बड़ी पसंद आई क्योंकि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था इंडियंस के अगेंस्ट में, उसने उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया। जैसे एक केस आया जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी एक रेप केस आया था, उसने किसी एक इंडियन लेडी को रेप कर दिया था, तो कर्जन ने उसको पनिश किया। फर्दर ऐसे कई सारे केस आए जिसमें जो आर्मी पर्सनल्स थे उन्होंने उनको भी काउंटर किया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये चीजें सही लग रही थी, लोगों को लगा कि एक अच्छा आदमी होगा और हो सकता है इंडियंस के लिए कुछ भला करे। लेकिन जल्दी ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। 1899 में उसने कैलकाटा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके बाद उसने कैलकाटा कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी संख्या को कम कर दिया। देखिए, उस समय जो लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करती थी उसमें हम हमेशा ऐसा चाहते थे कि जो लोग हों वो इलेक्टेड हों और नॉन ऑफिशियल हों। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे उन्हें ही लेजिस्लेचर में एंट्री दे दी जाती थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हुआ करते थे। हम चाहते थे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे उनको ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते थे उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। तो हमेशा चाहते थे कि जो लेजिस्लेचर है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा हों और इलेक्टेड मेंबर ज्यादा हों, क्योंकि नॉमिनेटेड होंगे तो वो अंग्रेजों की बात सुनेंगे।
तो इसने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या को कम कर दिया। इसको लेकर इंडियंस में नाराजगी आई। ये एक इंपीरियलिस्ट वायसराय था जिसने इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की पैठ को मजबूत करने की कोशिश की। 1900 में कर्जन ने फेमसली अपना एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि अगर हम दुनिया की सारी कॉलोनीज खो भी देना तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। वो ब्रिटेन की ओर इशारा करके बोल रहा था, लेकिन अगर हमने इंडिया को खो दिया तो हमारा सूर्यास्त हो जाएगा। ये दिखाता है कि इंडिया ब्रिटेन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एट दैट टाइम। जब कर्जन यहां पर आता है तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाता है। ये एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था। उस समय एक अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी। वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे वर्क कर रहे थे, जहां पर वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करके उन्हें हिंदूज के अगेंस्ट में खड़ा कर रहे थे। ब्रिटिश एक्सपीडिशन तिब्बत में और उसके बाद एक सेपरेट पुलिस सर्विस को स्टैब्लिश करना, ये कुछ उसने सिग्निफिकेंट काम किए। उसने एक वैसे काम ठीक ठाक किया कि उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे स्टैब्लिश कर दिया ताकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को स्टडी किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। इस दौरान जो ताजमहल का रिनोवेशन था उसे भी सुपरवाइज किया गया, लेकिन उसके कुछ इनफेमस एक्ट भी रहे, जैसे यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। उसने ये माना कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सेडिशन का सेंटर है, वहां से ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एक्ट के माध्यम से उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया ताकि वो यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल कर सके। फर्दर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके बाद बार कर दिया गया प्रेस को कि वो गवर्नमेंट की किसी भी जानकारी को बिना उनसे पूछे पब्लिश नहीं कर सकते। इसे ही कहा गया ऑफिशियल सीक्रेट, मतलब गवर्नमेंट की जो जानकारी है वो ऑफिशियल सीक्रेट है, आप उसे पब्लिक नहीं कर सकते। उसका सबसे गड़बड़ काम रहा जब उसने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। उसने ये माना कि बंगाल नेशनलिज्म का सेंटर है, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें बंगाल को दो हिस्सों में बांटना होगा। बंगाल का पार्टीशन ये बहुत पहले से डिमांडेड था, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविंस था इंडिया का। शुरुआती डिमांड इस बात को लेकर की थी कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज नहीं हो रहा है। उस समय के बंगाल में वर्तमान का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, उड़ीसा और आसाम सब शामिल थे। बहुत बड़ा ये एक प्रोविंस हुआ करता था। ब्रिटिशर्स इसे आसानी से मैनेज कर ले जाएं, इसलिए वो हमेशा से डिमांड करते थे कि डिवाइड कर दो। और वहां से जो एजुकेटेड नेशनलिस्ट थे वो भी परेशान कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। 1905 में कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस कर दिया, लेकिन ये पार्टीशन कुछ ऐसा था जिससे कि हिंदूज एंड मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज को अलग कर दिया गया। ईस्ट बंगाल और आसाम इसे डिवाइड किया गया कुछ ऐसे कि 38 मिलियन की पॉपुलेशन जो यहां पर थी इसमें मेजरली मुस्लिम्स थे, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट था जिसे कहा गया बंगाल, यहां पर देखिए ईस्टर्न पार्ट तो ये हो गया, जो वेस्टर्न पार्ट था जिसे कहा गया बंगाल, इसमें 55 मिलियन की पॉपुलेशन थी जिसमें मेजरली हिंदू थे। तो उसने डिवीजन कुछ ऐसे किया कि एक हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी हो गई, एक हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि जो इंडिया में नेशनलिज्म है उसे कमजोर किया जा सके और जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उसे ऑपरेशनलाइज किया जा सके। पार्टीशन के अगेंस्ट में नेशनलिस्ट लीडर्स खड़े हो गए। कैंपेन चला बाइकॉट का, ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग होती है अगस्त 1905 में, जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट केवल बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य हिस्सों में भी फैला। बंगाल के बाहर ले जाने का जो श्रेय है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जाता है, हालांकि इसका तब भी सेंटर बंगाल ही बना रहा। 1905 में कर्जन रिजाइन करता है और वापस लौट जाता है। इसका कारण कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी थी। क्या थी ये कंट्रोवर्सी? ब्रिटिश आर्मी का बहुत ही प्रोमिनेंट कमांडर इन चीफ हुआ करता था किचनर। उसने ब्रिटेन के लिए बहुत सारे वॉर्स लड़े थे इजिप्ट और बाकी अन्य हिस्सों में दुनिया के, जिसके बाद वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ था। वो ना केवल पॉपुलर था ब्रिटेन के लोगों में बल्कि वहां की सरकार में भी। जब 1902 में उसे इंडिया भेजा जाता है तो उसकी तकरार शुरू हो जाती है कर्जन के साथ, क्योंकि देखिए जो वायसराय की काउंसिल थी उसमें एक मेंबर होता था जो आर्मी के मामलों को हैंडल करता था। वो एक सिविलियन मेंबर होता था, जैसे आज के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो आर्मी के अफेयर्स को मैनेज तो करते हैं, हालांकि वो आर्मी से नहीं होते। वैसा ही कुछ मामला उस समय था। किचनर एक बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था। वो चाहता था कि आर्मी के बारे में अगर कर्जन को कोई बात करनी है तो वो किचनर से करे, ना कि एक सिविलियन मेंबर से जो कि उसकी काउंसिल में बैठता है और वो आके उसको डिक्टेट करे। वो चाहता था कि जो उसकी काउंसिल में एक ऐसा मेंबर है जो डिफेंस के मामले देखता है वो लॉर्ड किचनर ही हो। वो वायसराय की काउंसिल में एंट्री करना चाहता था, जिस बात को लेकर विवाद हो गया। ये मामला ब्रिटेन गया। ब्रिटेन की ओर से किचनर को समर्थन दिया गया, उसके आर्गुमेंट को वैलिड माना गया, जिसके बाद कर्जन ने नाराज होकर रिजाइन कर दिया और वो वापस चला गया। हालांकि बंगाल का पार्टीशन हो चुका था। उसके बाद जब दिल्ली दरबार लगता है और ब्रिटेन के जो मोनार्क थे वो इंडिया में आते हैं तो 1911 में वो बंगाल को रीयूनिफाई कर देते हैं और इस पूरे पार्टीशन को एनल कर देते हैं। उसी समय जो कैपिटल थी उसे भी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा पैसिफाई किया जा सके कि दिल्ली आपका इंसिडेंट सेंटर था और वहीं पर हम अपनी कैपिटल बना रहे हैं। हालांकि मुस्लिम्स थोड़े बहुत नाराज उसके बाद
जरूर हुए थे। 2014 के प्रीलिम्स का प्रश्न, बंगाल का जो पार्टीशन था वो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, ये कब तक चला? 1911 तक, जब रॉयल दरबार हुआ उसके बाद इसे एनल किया गया। सो बी विल बी द आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का है। स्वदेशी और बाइकॉट को अडॉप्ट किया गया मेथड ऑफ स्ट्रगल के रूप में फॉर द फर्स्ट टाइम कब? बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में जो एजिटेशन चला, स्वदेशी मूवमेंट, उसमें इसे सबसे पहले एक्सरसाइज किया गया। बिल्कुल। चलिए, यहां पर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मंडाला आर्ट के बारे में है। लिवरपूल, जो कि एक लोकेशन है यूके में, वहां के एक आर्टिस्ट हैं जेम्स ब्रंट। उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक आर्ट बनाई, एक ग्राउंड पर, एक मैदान पर। वो मैदान बहुत बड़ा है, 1 फुटबॉल का जितना मैदान होता है, लगभग 1.5 यानी कि 1.5 फुटबॉल का जो मैदान है, उतनी बड़ी एरिया में, उतने बड़े एरिया में उन्होंने मंडाला आर्ट को बनाया। जो मंडाला आर्ट इन्होंने बनाया, उसे बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि पत्तियां और पत्थर। ये आर्ट कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट। इसे वहां के लोग देखकर अचंभित रह गए। कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया कि किस प्रकार का आर्ट फॉर्म है, बट दैट वाज मंडला आर्ट। जो मंडला आर्ट है, इसका मतलब संस्कृत में होता है सर्किल, यानी कि एक गोला या फिर एक सेंटर। ये जब ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाने वाला एक आर्ट होता है, जिसका शेप इन जनरल सर्कुलर होता है। जैसे ये भी है, मान लीजिए कंप्लीट नहीं है, बट है तो एक सर्किल ही। ये बहुत ही पुरानी आर्ट फॉर्म है, जिसे हम कॉस्मोस यानी कि जो हमारा अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, उसे दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और दुनिया भर के आर्टिस्ट इस प्रकार की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आप इसे चाहो तो स्क्वायर में बना लो, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, कोई नाराज़ नहीं होगा, आप इसको स्क्वायर में बना लो। लेकिन जो मंडाला पैटर्न है, वो जो भी उसमें आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ज़रूर हों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। वैसे देखिए, हिंदुइज्म में इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि 1500 से 500 BC के बीच का पीरियड। इन जनरल हम इसका जो रूट है वो बुद्धिज्म में भी ट्रेस करते हैं, 1st सेंचुरी BC में। उसके बाद ये जो मिशनरीज ट्रेवल किया करते थे सिल्क रोड के थ्रू, उनसे ये दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। जब आप मंडला आर्ट को देखेंगे तो यू विल फील कि आप सेंटर की ओर जब जाते हैं तो एक कॉस्मिक प्रोसेस फील करते हैं। आपकी सफरिंग्स दूर होंगी, आप खुशी महसूस करेंगे। मतलब ये आर्ट फॉर्म आपको एक इंटरनल हीलिंग प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिटेशन प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। हिंदुइज्म में जो मंडला है उसे यंत्र भी कहते हैं। कई बार अगर आप कोई यज्ञ वगैरह देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं मंडला आर्ट के जैसे, तो ये स्क्वायर में होते हैं और इनके सेंटर में एक सर्किल आपको मिलेगा। मंडला आर्ट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि उन एलिमेंट्स की अपनी एक तो मीनिंग होती है। 8 स्पोक्स जो धर्मचक्र में पाए जाते हैं बुद्धिज्म में, वो 8 फोल्ड पाथ जो बुद्धिज्म का है उसको इंडिकेट करते हैं। लोटस बैलेंस को डिपिक्ट करता है। जो यूनिवर्स, जो सन आपको उसमें मिलेगा वो यूनिवर्स को दिखाता है। फर्दर ट्रायंगल्स मिलेंगे, वो ट्रायंगल जो कि ऊपर की ओर है वो एक्शन और एनर्जी को दिखाता है। कोई ऐसा ट्रायंगल है जो कि नीचे की ओर है तो वो क्रिएटिविटी एंड नॉलेज को दिखाता है। मंडला मॉडर्न आर्ट में कैसे है? थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग जो है वो आपको इंडिया, नेपाल और तिब्बत में देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग होती है। ये मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट उसमें भी मंडला आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। तांत्रिक और न्यू तांत्रिक जो स्पिरिचुअल मूवमेंट रहा उसमें भी मंडला आर्ट का इस्तेमाल किया गया। तांत्रिक वगैरह जब अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें इस मंडला आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। 1960s में सोहन कादरी और प्रफुल्ल मोहंती, उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की जब उन्होंने तांत्रिक सिंबोलिज्म को ऑप्ट करते हुए मंडला आर्ट को बनाना शुरू किया। फर्दर जियोमेट्रिक कॉम्पोजिशंस का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा कई सारे आर्टिस्ट के द्वारा, जैसे बीरेन डी, GR संतोष, शोभा ब्रूता और फेमसली SH रजा। इन्होंने इस पूरे पेंटिंग को विजुलाइज किया। उन्होंने ये माना कि जो बिंदु होता है इस पेंटिंग में वही यूनिवर्स का सेंटर है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइफ है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव आर्ट फॉर्म है ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिथिला मखाना के बारे में है। मखाना बहुत ही आम चीज़ है, आपने ज़रूर अपने आम जीवन में इसको खाया होगा, देखा होगा। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के डिशेस में किया जाता है और कई सारे पेशेंट्स को मखाना खाने को कहा जाता है और कई सारे पूजा में, वर्शिप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बिहार का जो मिथिला मखाना है उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दे दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। अच्छी बात है। मिथिला मखाना को लोकली मतलब लोकल लेवल में मक्खन इन मिथिला कहा जाता है। बोटानिकल नेम है योरलेक्स फॉरेक्स सैलिस्प। ठीक है, देखिए ये बहुत ही स्पेशल वैरायटी है एक्वेटिक फॉक्सनट की। ये मिथिला रीजन में या एडजॉइनिंग जो नेपाल का एरिया है वहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, वहाँ पे इनको उगाया जाता है। आपने अगर इसका कल्टीवेशन देखा हो तो तालाब वगैरह में इनको कल्टीवेट करते हैं। एक ब्लैक या ब्राउन मतलब डार्क कलर की शेल होती है, उसके साथ निकाल के पहले धोते हैं, फिर उसे भूना जाता है और फिर उसे तोड़ के निकाला जाता है इस मखाने को। एक लंबा प्रोसेस होता है मखाना निकालने का। जो फॉक्सनट होता है इसमें प्रोटीन एंड फाइबर होता है, कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन। इसीलिए कई सारे पेशेंट्स को कहा जाता है मखाना खाने के लिए।
मैथिली ब्राह्मण कम्युनिटी जो है वो इसको यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो काजूगराफ पूजा फेस्टिवल होता है उस दौरान जीआई टैग मिलने के बाद जो ग्रोवर्स हैं उनको इसका अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ये 5वां प्रोडक्ट है बिहार में जिससे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा 4 कौन से हैं? भागलपुर का जारदालू मैंगो, कतरानी धान राइस, नवादा का मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इनको पहले से जीआई टैग दिया जा चुका है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पांडुरंग खानखोजे जी के बारे में है। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता और हिस्ट्री की बुक्स में तो वो मोरलेस एब्सेंट होते हैं, कोई उनकी चर्चा भी नहीं करता। अच्छा है कि करंट अफेयर्स के माध्यम से हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। लोकसभा के स्पीकर अभी मैक्सिको जाने वाले हैं, वहां पर एक वो स्टैचू स्वामी विवेकानंद जी का अनवेल करेंगे और दूसरा महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत नोन नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं, पांडुरंग खानखोजे जी, उनकी भी जो मूर्ति है उसको अनवेल किया जाएगा। जानते हैं पांडुरंग खानखोजे जी के बारे में। ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कॉलर और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। गदर पार्टी जिसको आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो हिस्ट्री में, ये उसके एक फाउंडिंग मेंबर भी थे। 1914 में ये अब्रॉड जाते हैं, पंजाब से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। ये जो रिवोल्यूशनरी फाइट है उसको लीड करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। देखिए, जब बाल गंगाधर तिलक जी क्या बोलते हैं रिवोल्यूशनरीज से कि आप जाओ जापान में जाइए आप वहाँ पे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग लीजिए। उसी रेफरेंस में ये पहले चले जाते हैं जापान में। जापान में वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक उनका लिंक बताया गया है खानखोजे जी का मैक्सिको से। तो मैक्सिको से इनका काफ़ी क्लोज कनेक्शन रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले जापान जाते हैं तिलक जी की इंस्पिरेशन से मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए या जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उसके ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद वो चले जाते हैं यूएस में। यूएस में एक माउंट टेमलपाइस मिलिट्री एकेडमी थी, वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। पहले जापान में फिर यूएस में ट्रेनिंग लेते हैं। जो मिलिट्री एकेडमी में होते हैं तो कई सारे लोग वहाँ पे मैक्सिको के भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, बिकॉज मैक्सिको में भी रिवोल्यूशन चल रहा होता है। तो जो मैक्सिकन रिवोल्यूशन था 1910 का, उसमें वहाँ के जो डिक्टेटोरियल रिजीम था उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही थी। उससे बड़े इंस्पायर हुए खानखोजे जी। कई सारे इंडियन वर्कर्स के साथ जो मिलिटेंट एक्शन था उन्होंने प्लान किया था कि वो इंडिया में लेके आएंगे, लेकिन इन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, उनके प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। उसके बाद वो पेरिस में बीकाजी कामा जी से मिलने गए। उनकी मुलाकात रशिया में व्लादिमीर लेनिन से भी हुई थी, जहाँ पर उनसे उन्होंने मदद मांगी थी कि वो इंडिया को आज़ाद करवाने में हेल्प करें। हालांकि यूरोप से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद वो इंडिया नहीं आ सके, वो मैक्सिको चले गए। मैक्सिको में उनको नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोफेसर बना दिया गया। वहाँ पर उन्होंने रिसर्चेस की कॉर्न पे, व्हीट पे, पल्सेस पे, रबर पे, फ्रॉस्ट और ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ उन्होंने डेवलप की। ऐसा कहते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए क्रेडिट किया जाता है उनको, एमएस स्वामीनाथन के साथ, उन्होंने मैक्सिकन व्हीट की वैरायटी को ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको डेवलप करने में पांडुरंग खानखोजे जी का एक बहुत ही की कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो देखिए इतनी यूनिक बातें हैं और हमें पता नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए गदर के ऊपर 2014 में प्रश्न आया था, ये क्या था, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर ए था, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का जो सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर्ड था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अकल्चरेशन के बारे में है। हाल फिलहाल में ये शब्द बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो आपको परेशानी हो सकती है। क्या है इसका मतलब जानेंगे। समझिए कि इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिसका नाम है एनकल्चरेशन। तो एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन, इसमें क्या अंतर है उसे भी समझ लेंगे। सबसे खास बात आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक वर्ड दिखेगा, दैट इज कल्चर। इससे ये समझ में आ गया कि इसमें कल्चर से मिलता जुलता कुछ तो होगा। मैं आपको बताता हूं कि एकल्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे कॉइन किया गया था 1880 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जॉन वेस्ले पॉवेल। आई रिपीट, इन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट का नाम था जॉन वेस्ले पॉवेल। इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया। ये बताते हैं कि एकल्चरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दो कल्चर्स के बीच में। एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के बारे में चीजों को सीखते और समझते हैं, वाइस वर्सा दूसरे कल्चर के लोग भी ऐसा ही करते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है, कुर्ता के साथ जीन्स, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। कुर्ता के साथ तो पैजामा पहना जाता है, जीन्स के साथ आप टी शर्ट या शर्ट पहन सकते हैं। ये कुर्ता और जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है। दूसरा, ये तो बहुत ही अजीब चीज है, समोसे के भीतर चाउमीन। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समझ रहे हैं ये क्या है, ये है एकल्चरेशन, जहां पे दो कल्चर्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इससे आप ये समझिए कि इसमें एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर्स के एलिमेंट्स को इम्बाइब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने कल्चरल एलिमेंट्स को छोड़ते नहीं है। मतलब इनको जीन्स पहनना था तो इन्होंने पहना, लेकिन जो कुर्ता है इंडिया का कल्चरल पार्ट है उसे छोड़ा नहीं। इनको समोसा खाना था और चाउमीन भी खानी थी तो इन्होंने समोसे के भीतर चाउमीन को भर दिया। खैर, ये अजीब तो है, लेकिन ये आपको बताता है एकल्चरेशन का एक एग्जाम्पलिफिकेशन। तो आपको समझ में आ गया कि एकल्चरेशन में होता क्या है कि दो डिफरेंट कल्चर के लोग
एक दूसरे से चीजों को सीखते हैं। इसी का अपोजिट है इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन में एक ही कल्चर के लोग अपने भीतर ही चीजों को सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब एक परिवार में पैदा होता है तो अपने परिवार से कल्चर को सीखता है, तो वो उसी कल्चर में रह रहा है और उसी कल्चर की बातों को सीख रहा है। जबकि जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो जो ब्रिटिश कल्चर है वो इंडिया में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ब्रिटेन का कल्चर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, दैट वाज इनकल्चरेशन। और जब एक बच्चा अपनी फैमिली से कल्चर को सीखता है, दैट इज इनकल्चरेशन। तो दोनों का मतलब आपने समझ लिया। प्रेजेंट में देखिए, जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनकी चीजों को, वैल्यूज को, प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। ये टू वे प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एक सीखेगा दूसरा नहीं सीखेगा, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। इन जनरल ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी कल्चर होता है वो मेजॉरिटी कल्चर में फिट करने के लिए खुद को उनकी ज्यादातर चीजें अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी कल्चर होगा वो माइनॉरिटी कल्चर से प्रभावित नहीं होगा, वो भी प्रभावित होंगे। एकल्चरेशन का आउटकम आपको लगभग हर एस्पेक्ट में मिलेगा, जैसे कि डाइटरी पैटर्न, खाना, जैसे कि मैंने आपको ये समोसा दिखा दिया था। फर्दर फैशन, आपके इसमें कपड़े भी शामिल हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर, वर्क कल्चर, लिटरेचर, सब में आपको इसका प्रभाव दिखेगा। हम नए एस्पेक्ट को समझते हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एक्नॉलेज करते हैं कि दोनों कल्चर में डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों की अच्छी बातें एक्सेप्ट की जा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यक्षगान के बारे में है। यक्षगान के ऊपर द हिंदू में एक आर्टिकल था, इसीलिए ये आर्टिकल आपके सामने यहां पर है। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिमोगा और वेस्टर्न पार्ट जो है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका में, आई रिपीट कर्नाटका में, और जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, तो केरला और कर्नाटका में ये परफॉर्म किया जाता है। विजयनगर एम्पायर जब हुआ करता था साउथ इंडिया में 14th सेंचुरी के बाद के पूरे पीरियड में, उस दौरान वहां पे जो एक ये दैट इज जक्कूलावारू एक कम्युनिटी होती थी, वो लोग इसको परफॉर्म किया करते थे। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप और स्टेज टेक्निक सबको मिक्स कर दिया जाता है। इसका अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप दक्षिण कन्नड़ के साउथ में जाएंगे कसरगोड तक और जो तुलुनाडु का रीजन है, तो वहां पर इसे कहा जाता है थेंकू थिट्टू। फर्दर अगर आप उडुपी के नॉर्थ में जाएंगे उत्तर कन्नड़ तक, तो वहां पर इसे कहा जाता है बडागा थिट्टू। कई बार इसे अता या अता भी कह दिया जाता है, जिसका मतलब सिंपली प्ले होता है। इसे सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्ले किया जाता है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता और बाकी एपिक्स से इसमें स्टोरीज को निकाला जाता है, जो हिंदू और जैन दोनों ही प्रकार के ट्रेडिशन से होते हैं। क्वेश्चन यहां पर देखिए आपके सामने 2017 का है। मणिपुर संकीर्तन के संबंध में 3 स्टेटमेंट है। ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। कैम्बल्स एकमात्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड को नरेट करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे। कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गरबा के बारे में है। बॉलीवुड की कई सारी मूवीज में आपको गरबा डांस देखने को मिल जाता है। इंडिया ने इस डांस को नॉमिनेट किया है कि इसे यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। अभी हुआ नहीं है, केवल नाम लिस्ट किया गया है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो गुजरात की ओर से ये पहला इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होगा जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इंडिया अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। गरबा डांस का एक फॉर्म है जो कि गुजरात से ओरिजिनेट होता है। ट्रेडिशनली ये जो 9 डे हिंदू फेस्टिवल होता है, नवरात्रि का नाम आप जानते हैं, उस दौरान इसे परफॉर्म किया जाता है। जो वर्ड गरबा है ये संस्कृत वर्ड वॉम्ब यानी कि जो गर्भ होता है उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि एक नई लाइफ ओरिजिनेट होने वाली है। इट डिनोट्स अ न्यू लाइफ। ट्रेडिशनली जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसके लिए क्ले लैंटर्न यानी कि मिट्टी के बने हुए लालटेन का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक प्रकार का कलश या फिर अर्दन पॉट होता है जिसमें छेद होते हैं। उनके बीच में एक लैंप रख दिया जाता है जिससे रोशनी बाहर आती रहती है। ये लैंटर्न रिप्रेजेंट करता है लाइफ को और फ्यूटस को, जो वॉर्म यानी कि गर्भ के भीतर होता है। डांसर्स माँ दुर्गा को ऑनर करते हैं जो कि फेमिनिन फॉर्म है डिविनिटी का। जो गरबा है उसे सर्कल में यानी कि एक इस तरीके से फॉर्मेट में परफॉर्म किया जाता है जो कि लाइफ की साइकिल को डिनोट करता है। जो साइकिल है वो रिवॉल्व करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, अपना जीवन जीता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगेन उसका रीबर्थ होता है। जो एक चीज़ कांस्टेंट होती है दैट इज गॉडेस यानी कि देवी माँ, और उन्हें ही सेंटर में रखकर इस पूरे डांस को परफॉर्म किया जाता है। केवल वही स्टेशनरी होती हैं और बाकी सारी चीज़ें रिवॉल्व करती रहती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चोला डायनेस्टी के बारे में है। हाल ही में एक आइडल विंग जो है CID की, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं US ऑफिशियल्स को ताकि वो 6 चोला एरा के बहुत ही खूबसूरत ब्रोंज आइडल्स को वापस ले सकें। चोला एरा की बात करते हैं तो ये 9th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, जब इन्होंने पल्लवास को हराकर इस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन किया। लेटर ऑन इनका रेन काफ़ी तेजी से फैलता चला गया। लगभग 5 सेंचुरीज तक यानी कि 13th सेंचुरी तक चोलास का साउथ इंडिया में रूल रहा। जो अर्ली चोलास थे, जो 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के बीच में थे, उनके समय में संगम लिटरेचर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं।
हालांकि उनके ओरिजिन का जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल स्पेसिफिक या क्लियर तो नहीं है। अगर इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज के तौर पर साउथ इंडिया में इवॉल्व हुई। एब्सोल्यूट पावर इनके पास हुआ करती थी। चोलास ने बहुत पावरफुल बनाया खुद को मिडिवल पीरियड में। इन्होंने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर को एक्सपेंड किया। इनके पास रहे कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर जैसे कि विजयालय आदित्यवन, राजराजा चोलवन, राजेंद्र चोलवन, राजाधिराज चोल, वीर राजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोलवन। राजेंद्र चोलवन की बात करें तो ये राजराजा चोल के बाद गद्दी पर बैठते हैं। बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते हैं अपने समय के। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया का एक्सपीडिशन किया और यहाँ के कई सारे राजाओं को हरा दिया। गंगा के आसपास के क्षेत्रों में सभी राजाओं को हरा के इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया टिल दी गंगा। ऐसी मिथिक कहानियां हैं कि जब वो वहां से वापस लौटते हैं तो जितने भी राजाओं को उन्होंने हराया था, एक थाल में उन सभी के सिरों को गंगा नदी के पानी में लेकर वो वापस आए और उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, दैट वाज गंगईकोंड चोल। और उसके बाद उन्होंने अपनी नई कैपिटल को बिल्ड किया, दैट वाज गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोल का मतलब यह है कि गंगा के एरिया को जीतने वाले चोल राजा। उन्होंने गंगईकोंड का टाइटल एज्यूम किया। उन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चोलास का जो समय था उसे गोल्डन एज के तौर पे माना जाता है साउथ इंडिया में। उन्होंने इस पूरे एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया था और बे ऑफ बंगाल के रीजन को वो चोला लेक कहा करते थे, बिकॉज बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो वहां पे मूव करते थे अपनी नेवी के माध्यम से। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कन्नागनली। देखिए रिसेंट में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट कन्नागनली को कंजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। और जो कन्नागनली है वो एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट का पार्ट है, दैट इज सन्नति साइट। ठीक है, तो सन्नति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जो सन्नति है वो भीमा रिवर के बैंक्स पे बनी हुई है। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भीमा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे फेमस क्या सन्नति साइट में एक बुद्धिस्ट महास्तूपा है। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट महास्तूपा है इसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। पहले तो है अशोका, दूसरा है हमारे सतवाहना रूलर्स और आखिरी में है लेटर सतवाहना रूलर्स। इन तीनों कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा आर्किटेक्चर निकल के आता है। और लास्ट में यहाँ पर एक स्टोन पोर्ट्रेट है, पता है किसका? एम्परर अशोका का। तो ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है कहाँ पर? सन्नति साइड में। ओके, चलिए वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव। देखिए अभी अभी रिसेंट में इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव के अंदर ऐसा डिसाइड किया गया है कि स्कूल्स में हमारे पुराने जो एंशिएंट इंडिजिनियस गेम्स थे ना उनको खिलाया जाएगा। जैसे कौन कौन से? गिल्ली डंडा हो गया, पोशम पाए, राजा मंत्री चोर सिपाही, इन सब खेलों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारे स्कूल्स में। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव है ये क्या है। देखिए एक्चुअली में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक इनोवेटिव सेल है। इसे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इनोवेशन लाने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स जो इनोवेशन है इट्स नॉट ऑलवेज न्यू, समटाइम्स जो इंडिजिनस चीज़ें हैं उनको डिराइव करके भी दोबारा जब इंट्रोड्यूस किया जाता है एक डिफरेंट वे में, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो इनोवेटिव सेल है इसके थ्रू क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो इंडिजिनस गेम्स हैं और जो इंडिजिनस कल्चर है उनको दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कहाँ पर? स्कूल्स में। और इसलिए अगर आप देखेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव का मेन पर्पस ही यही है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी कहाँ पर? आर्ट एंड लिटरेचर में, एग्रीकल्चर में, बेसिक साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इन सबको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स में फ्रॉम द बेसिक लेवल। और साथ ही साथ धीरे धीरे जो पूरा रिच हेरिटेज है हमारा वो आगे जो सिस्टम है उसमें फैलना चालू करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इनोवेटिव सेल है जिसका मेन पर्पस ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इनोवेटिव तरीके से दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जाए कहाँ पर? हमारे स्कूल्स में, चाहे वो आर्ट एंड लिटरेचर हो, एग्रीकल्चर हो, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कहीं पर भी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।